तो क्वेश्चन क्या है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस आर, ठीक है, बट मास जो है डिफरेंट है, एम है एंड दूसरे का क्या है 4m है, ठीक है। इनको क्या किया गया है 6r के डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक। नाउ द टू स्फीयर आर हेल्ड फिक्स एंड हमने जो है क्या किया, एक मास ठीक है स्मॉल m को जो है प्रोजेक्ट किया इस सरफेस से। हमें क्या पूछा जाया है कि यहाँ से एक ऐसे मिनिमम वेलोसिटी बताओ जिससे थ्रो करने पर ये इसकी सरफेस में आकर के गिरेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कैसे करना है, इसका वेलोसिटी की कंसेप्ट से करना है, ठीक। कि यहाँ से किस वेलोसिटी पे आप इसको, किस मिनिमम वेलोसिटी में आप इसको थ्रो करोगे ताकि ये इसी प्लैनेट पे वापस ना करके, मतलब इसी स्फीयर पे वापस ना करके इस स्फीयर की सरफेस तक पहुँच जाए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, राइट। तो पहले तो हमें एक न्यूट्रल पॉइंट निकालना होगा, ठीक है। अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, देखो ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 6r है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जाकर के इन दोनों की जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना ये सेम हो जाएगी। मतलब कि मान लो कि ये कोई एक जो है एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल जब यहाँ आएगी तो ये भी जिस फोर्स से इसको खींच रहा होगा ये भी उसी फोर्स से इसको खींच रहा होगा। समझ में आपको? तो यही पॉइंट हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। क्योंकि क्या होता है ना कि न्यूट्रल पॉइंट के अगर आप न्यूट्रल पॉइंट यहाँ है, अगर आप इस तरह देखो, जब तक जब तक ये एम मास इस तरह है, ठीक है, तब तक इसको ये वाला स्फीयर ज़्यादा खींचेगा। एंड जब ये इस तरह आ जाएगा थ्रो करने के बाद तो ये वाली स्फीयर इसको ज़्यादा खींचने लग जाएगा। तो हमें बीच का कोई एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे इन दोनों के लिए अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है एन। अब हमें क्या निकालना होगा, इस एन की डिस्टेंस निकालना होगी यहाँ से एंड यहाँ से, ठीक। तो पहले हम वो निकाल लेंगे। देखो एन पॉइंट में क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट का क्या कंसेप्ट है कि दोनों की जो अट्रैक्शन होगी वो सेम होगी। तो जो है हम दोनों की फोर्स को सेम कर देंगे, ठीक है। जी इंटू एम, कैपिटल एम मतलब जो पहला स्फीयर था उसका मास था एम एंड दूसरे का है 4m, राइट। सो जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। हमने मान लिया कि पहला जो स्फीयर है उससे न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस है आर पे, ठीक। एंड दूसरे स्फीयर से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल जो डिस्टेंस थी उन दोनों के बीच की 6r माइनस आर उसका स्क्वायर, ठीक। अब जो है हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। सो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 6r माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब आर की जो वैल्यू निकलेगी ना, या तो 2r हो सकती है या तो -6r। अब -6r नहीं हो सकती, क्यों? देखो हमने जो है यहाँ से यहाँ तक मान ली कि r डिस्टेंस है, तो ये 0 पॉइंट है। इधर अगर -6r होता तो न्यूट्रल पॉइंट इधर होता, पर न्यूट्रल पॉइंट तो यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल पॉइंट होगा तो ये स्फीयर इसको जिस फोर्स से खींचेगा ये स्फीयर भी उसको उसी सेम अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगा। पर अगर इधर कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट होगा तो जो है इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो जो आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा, 2r, ठीक है। तो अब तो बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, एनर्जी कंजर्वेशन से करना होता है ऐसे क्वेश्चन को हमें, ठीक है। ओके, सो इनिशियल पॉइंट जो था हमारा वहाँ पे क्या एनर्जी था, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से, v स्पीड से हमने जो है उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। एंड वो पहली जो स्फीयर थी उसकी जो रेडियस थी वो r थी। इसका मतलब वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -g m इंटू एम बाई आर, राइट। एंड और एक जो चीज़ आपको यहाँ पे है वो क्या है, इस पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे ये एम मास था तब इस स्फीयर की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा था वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो जब एम यहाँ पे होगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ पे जब एम होगा तो इस स्फीयर से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6r माइनस दिस r। तो जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 5r, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी इस स्फीयर की वजह से वो कितनी होगी, -g m इंटू 4m बाई 5r। समझ में आई ये चीज़? तो इनिशियल पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है हमारी वो हमने निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम कहाँ पे निकालेंगे, न्यूट्रल पॉइंट पे, ठीक। 2 पॉइंट के लिए हम इसको मान रहे हैं, ठीक। एक तो इनिशियल पॉइंट के लिए एंड दूसरा जो है न्यूट्रल पॉइंट के लिए। तो न्यूट्रल पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी को हम अगर निकालना चाहें तो न्यूट्रल पॉइंट में जो स्पीड होगी, द स्पीड अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो अगर स्पीड 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ठीक। न्यूट्रल पॉइंट में जाके क्या होता है, बेसिकली स्पीड 0 हो जाता है एंड उसके बाद जो
जो ऑब्जेक्ट है ना उसको दूसरी स्फीयर अपनी अट्रैक्शन की वजह से अपनी तरह खींच लेता है, ठीक है। तो हमारा काम सिर्फ क्या है, इस स्फीयर से इस न्यूट्रल पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को पहुंचाना, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो गई क्योंकि स्पीड ज़ीरो हो गई। अब जो दो स्फीयर है उनकी वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। जो पहला स्फीयर है, पहला स्फीयर से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी, 2r। तो पहला स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Gm×m/2r। एंड जो दूसरी स्फीयर थी, ठीक है, जो कि 4m मास की थी, उसकी वजह से अच्छा उससे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये 2r होगा तो ये 4r हो जाएगा क्योंकि टोटल तो अपना 6r था, ठीक। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 4G×4m×m/4r, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि न्यूट्रल पॉइंट में एंड इनिशियल पॉइंट में कैसे आपको टोटल एनर्जी निकालना है। अब क्या है, बस आप जो है एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो एंड दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। इक्वल करने से क्या हो जाएगा, ये जो दोनों एनर्जी इसको इक्वल करने से क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है हमारी कि किस वेलोसिटी से हमने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच यू हैव टू थ्रो द ऑब्जेक्ट सो दैट इट गेट्स टू द पॉइंट, ओके, ताकि ये सरफेस पे पहुंच जाए। एंड जो है जब आपको क्वेश्चन होगा, जब आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा तो अब आपको इनकी वैल्यूज़ दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप इसको रटना नहीं है, आपको बिल्कुल भी प्रोसेस को याद रखो, ठीक है। एंड वैल्यूज़ दे दी जाएगी तो यहाँ पे वैल्यूज़ बिठा के जो है आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम जो पढ़ेंगे अर्थ की सैटेलाइट्स के बारे में। देखो सैटेलाइट्स क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड घूमती है, ठीक। जैसे कि हमारी सन है, ठीक है, सन के अराउंड जैसे कि प्लैनेट हमारी अर्थ घूमती है, वैसे ही सैटेलाइट्स जो है प्लैनेट के अराउंड घूमती है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी केपलर्स के जो लॉज है, ठीक है, केपलर्स के दो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो लॉज हमने पढ़े थे वो सारे यहाँ भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑर्बिट्स जो होते हैं या तो सर्कुलर होते हैं या तो इलिप्टिकल होते हैं, पर हम जो इसको सर्कुलर मान के ही सॉल्व करते हैं ताकि कम्प्लेक्सिटी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम नहीं देखते कि बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है कि जो आपकी यूज़ है, ठीक है, सैटेलाइट्स की क्या क्या यूजेज है उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो वही चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जियो फिजिक्स हो गया, ठीक है, जैसे कि वेदर के बारे में जानने के लिए हेल्प होता है। तो हम बाद में भी ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमको जो है क्या निकालना है, सैटेलाइट्स की स्पीड निकालेंगे पहले तो, ठीक है। तो मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है, अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, आर ई। एंड हम मान लेते हैं कि अर्थ से जो है एच डिस्टेंस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस से एच डिस्टेंस पे कोई भी एक सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रही है, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसके ऊपर मान लो कि ये मून है, ठीक है, कोई भी एक है, ठीक है, एंड ये प्लैनेट इसको खींच रहा होगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, mv² ये टोटल डिस्टेंस r+h, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। एंड जो ग्रेविटी वाला फोर्स होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे होंगे, तो ग्रेविटेशन के लिए जो फोर्स होगा वो कितना होगा, G×m मास ऑफ अर्थ बाय r+h का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये जो दोनों फोर्स होंगे वो सेम हो गए, ठीक। तो जब आप इन दोनों की इक्वल करोगे तो आपको जो v² है, मतलब कि जो आपकी वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये v² का जो है अपना फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से जो है v को अगर आप निकालना चाहो तो आपको बस इसको रूट कर देना है एंड आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, v डिक्रीजेज एज द h इंक्रीजेस, ठीक है। अर्थ से जितनी दूर जाती जाएगी वो, ठीक है, जो भी सैटेलाइट है तो उसकी वेलोसिटी जो है उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई भी एक सैटेलाइट है जिसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, मतलब कि वो अर्थ सरफेस के बहुत करीब है, ठीक है। मान लो कि ये मून है, ये अर्थ सरफेस के बहुत करीब है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एच को जो है हम n=0 मान सकते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ r हो जाएगा। तो जो v² का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Gm/re, ठीक है। एंड Gm का मतलब क्या होता है, Gr²। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, G×re, ठीक। ये चीज़ समझ में आई, ओके। सो v की वैल्यू क्या हो रहा है, v=√Gre, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, याद रख लो। जो एस्केप वेलोसिटी थी उसकी क्या फॉर्मूला थी, √2gr, ठीक है। एंड जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मतलब कि कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है प्लैनेट के चारों ओर,
तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो रही है, √2 ओके। तो अगर इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन भी पूछा जाए तो आप ये कर लोगे इजीली, ठीक है। जो वी होगा वो कितना होगा, मतलब कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो होती है √GRE, एंड जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, √2GR, ठीक है। तो इनके बीच का अगर रिलेशन पूछे तो क्या बताओगे आप, V = √2 × VO, ठीक है। ईजी था, ग्रेट। एंड आपको इन दोनों के बीच का जो है परसेंटेज भी पूछ सकता है ना, तो वो आप खुद से निकाल के बता सकते हो, या फिर यहाँ पे कहीं करते हैं, ओके। तो मान लो कि आपसे पूछ लिया जाए कि VE जो है, एस्केप वेलोसिटी जो है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, VE - VO / VO इक्वल्स टू इसका जो है आप निकालोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 × GR, ओके, एंड यहाँ पे -GR बाई क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये सारे जो है कट जाएंगे, √2 - 1 / 1 × 100%, ठीक। एंड ये जो है इसका वैल्यू कितना होगा, 1.414 -1, ठीक है। तो इसका मतलब जो अल्टीमेटली होगा 0.41 × 100%, सो इसका मतलब 41%। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 41% जो है ज़्यादा होता है एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। कोई भी ऑर्बिट पे कोई सैटेलाइट जो है घूम रहा हो तो उसकी टाइम पीरियड क्या हो सकती है, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2π × जो डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो कि h डिस्टेंस पे जो सैटेलाइट है वो घूम रही है, तो 2π RE + h/v, ठीक है। बेसिकली 2π R/v, एंड R की जगह पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आपको लिखना होगा। तो ये है सिंपल सी टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो v है, v को आप v की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वाले फॉर्मूला को आप लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज़ √/Gm/RE + h। तो ये लिखने के बाद अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ से हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, वो क्या है, देखो यहाँ पे जो t है, इसको अगर हम स्क्वायर, यहाँ पे जो है अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, t², एंड यहाँ पे जो है ये सिर्फ क्यूब हो जाएगा, है ना। तो जो अल्टीमेटली निकलेगा वो क्या है, t² = k × R + h का होल क्यूब। ये चीज़ आपको थोड़ी देखी नहीं लग रही है क्या, ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ा था, केपलर की 3rd लॉ में, जो कि टाइम पीरियड एंड रेडियस पे बेस्ड था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या पढ़ा था शुरुआत में, कि जो सैटेलाइट जो कि घूमते हैं, ठीक है, उनमें भी केपलर्स का लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो है प्रूव कर दी, ठीक। नाउ अब क्या बोल रहा है कि हमने क्या माना था कि एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था कि जब जो सैटेलाइट होती है उसकी अगर डिस्टेंस अर्थ की सरफेस के बिल्कुल नियर हो, ठीक है, वो ज़्यादा दूर ना हो, तो हम जो है h को क्या मान सकते हैं, h को हम 0 मान सकते हैं। तो अगर h को यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं h की जगह, तो क्या हो जाएगा, करते हैं इसको 2π RE का जो है यहाँ पे नीचे क्या हो जाता है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये जो GME है ना, इसकी जगह पे GR² लिखते हैं, ठीक है, √GR²। तो देखो यहाँ पे जो ये R यहाँ पे आप इसको बाहर निकाल सकते हो R को, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो R होगा वो यहाँ पे क्या है 3/2, एंड नीचे क्या है 1, तो 3/2 - 1 क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो ये जो है R बेसिकली ऊपर हो जाएगा √R की तरह, एंड यहाँ पे नीचे हो जाएगा √G। तो जो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर निकलेगा t का, वो क्या हो जाएगा, t0 = 2π √R/G, ठीक है। याद रख लो आप, ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ऑर्बिट्स के लिए, ऑर्बिट्स में जो भी सैटेलाइट्स घूमते हैं उनके लिए 2π √R/G। पर ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब जो सैटेलाइट्स है वो सरफेस के बहुत नियर में घूम रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके जो है इन्होंने वैल्यू भी निकाल के रखा है, ठीक है। जो भी सैटेलाइट्स है जो भी अर्थ के बहुत नियर में, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, तो उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 85 मिनट्स है। इसको कैसे निकाला है, देखो अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी हो जाती है, 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने याद रखा था अपने टाइम पे, तो आप भी याद रख सकते हो। एंड जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8, ठीक है। तो जो अल्टीमेटली टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है,
5 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 2 नहीं ज़्यादा ही है, तो ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। द प्लैनेट मार्स हैज़ 2 मून्स। ठीक है, जो मार्स प्लैनेट है, मान लेते हैं अर्थ की तरह, उसके पास, अर्थ के पास क्या है, सिर्फ मून है। ठीक है, तो मार्स के पास क्या है, 2 मून्स है, एक फोबोस एंड डेलमोस। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं। क्या बोल रहा है, इन दोनों के जो है आपको टाइम पीरियड दे रखे। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको या तो आप हाईलाइट कर लो या तो बाजू में कहीं लिख लो। ठीक है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन में ढूंढना ना पड़े कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है एंड क्या आपको निकालना है। तो फोबोस की जो है इन्होंने टाइम पीरियड दे रखी है एंड जो है इसकी ऑर्बिटल रेडियस भी दे रखी है। ठीक, कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। ठीक है, मार्स की जो है आपको मास निकालने को बोला गया है। ओके, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे क्या बोल रहा है, ओके, वहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। ठीक है, मार्स की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी है, अर्थ से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो लेंथ क्या होगा, बेसिकली टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सिर्फ देखो, ग्रेविटेशन की जो चैप्टर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। जितना आप फॉर्मूला को याद रखोगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसको हम जो है फॉर्मूले से ही करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था। ठीक है, देखो आप टाइम पीरियड में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, आप किसी को एक को भी जो आप रट सकते हो। ठीक है, जो जैसे कि ये वाला सबसे ईजी है। ठीक है, 2 पाई, ठीक है, √r/g, ये वाली जो है सबसे ईजी फॉर्मूला है। पर यहाँ पे इसे काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अर्थ की मास निकालना पड़ेगा। पर इस फॉर्मूले पे तो आपको कहीं मास दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको जो है इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा gm/r² से। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हैं इसको 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, gm एंड r², जो कि बाहर निकल के r हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसके बाद t का स्क्वायर कर लेते तो क्या आ जाता है, t² = इसका स्क्वायर मतलब कि 4π²/gm/r³। ठीक है, क्योंकि ये 3/2 होता है, अगर स्क्वायर कर दो तो ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। एंड इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज़ लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पे टाइम पीरियड है तो इसका वैल्यू लिख दोगे, जी की वैल्यू हम सबको पता है। ठीक है, मास हमें निकालना है एंड जो है रेडियस की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो ये क्वेश्चन जो है ईजिली आप कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, मार्स की जो है हमें रेडियस बता दी गई थी जो कि अर्थ के 1.5 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम केपलर्स की थर्ड लॉ से इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थर्ड लॉ क्या था, t² इज़ प्रोपोर्शनल टू द r³। ठीक है, तो जो मार्स की टाइम पीरियड होगी उसको हम मान लेते हैं tm, एंड अर्थ की टाइम पीरियड अगर हम ईयर्स में, अगर हमें क्या पता है 1 ईयर होती है एंड 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो अर्थ की जो टाइम पीरियड हो गई वो क्या होता है, 365। एंड इनके ये क्या होता है, मार्स की जो रेडियस होती है वो अर्थ की 1.5 टाइम्स होती है। सो यहाँ पे जो है रिलेशन से आप इजीली इसको निकाल सकते हो। एंड आई एम श्योर कि जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वेइंग ऑफ अर्थ में। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ डेटा दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। एंड ये अगर नहीं भी दे रखा हो ना अर्थ के केस में तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ मून दे रखा है अर्थ से। ठीक है, एंड टाइम पीरियड ऑफ मून भी दे रखा है। आपको क्या पूछा गया है, अर्थ की मास। तो ये भी जो है सेम फॉर्मूला से आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने अभी यूज़ की, सारी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, वही आपको जो है अर्थ की मास निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है जिसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस द कांस्टेंट के इन डेज एंड किलोमीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। जो के होता है कांस्टेंट, मतलब कि जबकि हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या होता है, t² = kr³ हम लिखते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर (-3) में। तो आपको बस इसको डेज एंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप जो है इजीली कर सकते हो। सेकेंड का अगर स्क्वायर है तो इसको आप क्या करोगे, पहले जो इसको है आप आवर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप इसको डे में कन्वर्ट कर लोगे, एंड जो मीटर है उसको किलोमीटर में करने के लिए आप जो है
ऐसे कर लोगे तो ये चीज़ बहुत ईजी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्टेन द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन डेज। ओके, अब टाइम पीरियड निकालने को बोला गया है। देखो टाइम पीरियड की क्या फॉर्मूला है, के इंटू आर क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस मिल गया एंड के को जो है आप कन्वर्ट कर लोगे तो टाइम पीरियड ईजिली निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने लिख रखी है कि इससे जो है आपको ये सॉल्व करनी है। अब क्या पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ये जो अर्थ के चारों ओर या फिर कोई भी प्लैनेट के चारों ओर जो भी सैटेलाइट्स घूम रही है किसी भी ऑर्बिट में, उनके पास एनर्जी कितनी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, सब उन तीनों के बीच का क्या रिलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हमें सिंपल सी फॉर्मूला पता है बच्चों वाली, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे वी की जगह हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पढ़ा ना उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लो आप हाफ इंटू एम, एंड वी के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऑर्बिटल के केस में क्या हो जाता है, रूट जी आर, ठीक है। इसको अगर हम जी एम जो हम मास से अगर इसको लिखना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक, तो रूट जी एम बाई आर, ठीक है। एंड क्योंकि वी का स्क्वायर है तो जी एम बाई आर आ जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि ये ऑर्बिट जो है एच के डिस्टेंस पे है सरफेस से, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना, हाफ इंटू एम इंटू जी एम बाई आर प्लस एच, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत ईजी है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कंसिडरिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनिटी जीरो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे जो ये डिस्टेंस है, अगर मान लेते कि अर्थ से जो है अर्थ की सरफेस से बहुत दूर कोई एक सैटेलाइट होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि अगर हम नीचे यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वेयर एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में भी आप देख सकते हो हमेशा नेगेटिव साइन होता है ना। तो द टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको आप निकाल लेते। काइनेटिक एनर्जी क्या था, जो काइनेटिक एनर्जी था वो ये था, ठीक है, ये वाली। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बहुत मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर निकालेंगे तो वो हो जाता है ज़ीरो, करेक्ट। सो देखो ये रहा अपना टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे आप लोग क्या चीज़ दिख रही है, एक नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होता है ना, सर्कुलर जो भी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होते हैं उनके केस में जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले रिलेशन को समझो। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ जी एम इंटू एम बाई आर एच। तो अब इसके साथ हम काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जी एम एम बाई टू आर प्लस एच, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ जी एम बाई टू आर प्लस एच, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो टोटल एनर्जी निकालना बहुत ईजी है। अब इनके बीच का जो रिलेशन है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एंड टोटल का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसको अब हम पढ़ेंगे। जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, वो नेगेटिव होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमने निकाला उसमें एक नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होती है, बट ये क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसका दुगना होता है। कैसे, ये देखो, इसको थोड़ा ओके, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होती है। हमने बचपन से पढ़ते आ रहे कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होता है, देखो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जा रही है, ठीक है। तो इनके बीच की अगर रिलेशन बोले तो पोटेंशियल एनर्जी एक तो नेगेटिव होगी एंड दूसरी जो है दुगनी भी होगी काइनेटिक एनर्जी से। एंड अगर टोटल एनर्जी के साथ कंपेयर करें तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी बिल्कुल सेम होती है, बस टोटल एनर्जी पे एक माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का है आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक सैटेलाइट है, ठीक है, घूमती हुई सैटेलाइट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है मान लो ई है, तो आपको पूछ लेगा कि इसको पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी कितनी है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टू ही, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का दुगना एंड नेगेटिव,
ठीक है। एंड अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, सेम वैल्यू होती है पर माइनस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पे लिख लो, ठीक है, या फिर PDF में ऐड कर लो। ओके, तो एनसीईआरटी में यही सारी पॉइंट्स को जो है मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है। टोटल एनर्जी विच रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, अ 400 kg सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE अबाउट द अर्थ, ठीक है, ये घूम रहा है 2 RE पे। हमें क्या पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू रेडियस ऑफ 4 RE। इसका मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे जो है सन है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सन है, इससे जो है इस रेडियस पे 2 RE रेडियस पे हमारी अर्थ घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अदर सैटेलाइट है, पर हमें अभी बस आप समझो इस चीज़ को कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अर्थ घूम रही है। ठीक है, अगर हमें इस अर्थ को 4 RE रेडियस में भेजना होता, ठीक है, सन से जो है, सॉरी ये अर्थ हो गया, ठीक है, 4 RE रेडियस में भेजना होता तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में कितनी एनर्जी लगती, वो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, देखो, अगर वो सैटेलाइट, तो अगर वो सैटेलाइट 2 RE के डिस्टेंस पे होता तो उस टाइम पे उसकी जो टोटल एनर्जी होती वो कितनी होती, वो पहले आप बताओ। टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है यार, -GM×m बाई 2 × R। ठीक है, जहाँ पे R हो गई टोटल डिस्टेंस सन से या फिर यहाँ पे जो भी बोल रखा है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ से बोल रहा है, अर्थ से जो है सैटेलाइट की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ से जो सैटेलाइट की डिस्टेंस है पहले वो कितनी सी 2 RE, तो यहाँ पे हम R की जगह पे क्या लिख देंगे 2 RE। तो जो फाइनल जो होगा टोटल एनर्जी वो कितना हो जाएगा, -GME×m बाई 4 RE। ठीक है, ये होगी इनिशियल एनर्जी। अगर हमें सैटेलाइट को 4 RE के डिस्टेंस पे ले जाना होता तो 4 RE के डिस्टेंस पे उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती, -GMM बाई 2 × 4 RE। ठीक है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या निकालना होगा, इन दोनों टोटल एनर्जी है इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, अगर हमें डिफरेंस पता चल गया, मतलब कि अगर डिफरेंस पता चल गया तो उतना एनर्जी हमें जो है सैटेलाइट को सप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम उसको जो है दूसरी रेडियस पे ट्रांसफ़र कर सके। तो सिंपली यहाँ पे जो है आपको माइनस कर देना है चीज़ों को। ठीक है, तो जब आप एनर्जी को जो है माइनस कर दोगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और शॉर्टकट इन्होंने कर रखा है GME/R²। इसका मतलब क्या होता है, G। ठीक है, हमें फॉर्मूला याद होगा कि ये जो होता है G = GME/R²। तो इसके बदले इन्होंने यहाँ पे जो है G लिखा है, कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। फिर आपको जो है वैल्यूज़ लिख देनी है जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, या फिर कुछ वैल्यूज़ जो है आपको याद भी रखनी पड़ेगी, फिर आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो है आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अगर E होती है तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है -E। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -2E। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। यहाँ से जो है डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर पता है तो जो है यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का जो है ये रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जो है इसका नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल एनर्जी इसका नेगेटिव वैल्यू, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा ×2। ठीक है, ये ×2 करोगे तो क्या आ जाएगा, -6.25 × ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो क्या बोल रहा है, जो फॉर्मूला आता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज आई थिंक। ओके, तो जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे नीचे दे रखा है इन्होंने। टाइम पीरियड के साथ जो केपलर्स का अपना थर्ड लॉ हमने पढ़ रखा था, है ना, केपलर का थर्ड लॉ क्या बोल रहा था, T² = R³। ठीक है, ये चीज़ हमें याद है। ठीक, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू भी आप याद रख सकते हो। तो क्या बोल रहा है, जो डिस्टेंस होती है RE + H, उसकी वैल्यू अगर हम ऐसे कुछ अरेंज करें जिसके चलते T की जो वैल्यू है वो 24 आवर्स हो जाए। मतलब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे अगर हम इस RE + H की वैल्यू कुछ ऐसी ले ताकि T की वैल्यू, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू 24 आवर्स आ जाए, तो उस केस में जो सैटेलाइट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट। अब इसका मतलब क्या है, जियो स्टेशनरी जो वर्ड है उसको समझो। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ रुकी हुई है, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ रुकी हुई है। तो मान लो कि आप एंड आपके दोस्त जो है एक रेस में आप लोग भाग रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप भाग रहे हो, ठीक है। मान लो कि आप 5 की स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका दोस्त भाग रहा है, वो भी 5 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों की जो वेलोसिटी है वो 5 होगी तो आप लोग क्या हो गए, एपरेंटली आप लोग स्टेशनरी हो गए। जब आप एक दूसरे को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि आप मतलब आपका जो दोस्त है वो रुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव जो वेलोसिटी होती है वो इस केस में 0 हो जा रही है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, इस वर्ड का मतलब ही वही है कि कोई एक और जो सैटेलाइट है उसका आपको क्या लगेगा कि वो स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो लाइन बोल रखा है, यहाँ पे आप देखो, द टाइम पीरियड विल बी सेम एंड दैट्स वाई इट विल अपीयर स्टेशनरी, ठीक, ओके। अब जो यहाँ पे इन्होंने निकाल के रखा हुआ है जो वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो देख के कि अगर यहाँ पर आप 24 आवर्स लिख दो एंड इन बाकियों की अगर आप वैल्यूज़ लिख दो तो आपको पता चल जाएगा कि किस हाइट में सैटेलाइट को हम रखें ताकि जो है वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाए। तो वो हाइट कितनी होती है, इतनी, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस सिंपली यहाँ पे इन्होंने दे रखा है चीज़ें, ठीक। तो जो है ये हमको समझ में आया। यहाँ पे भी कुछ खास तो है नहीं, बट स्टिल आपको इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड क्योंकि ये इतना ज़्यादा होता है, ये डिस्टेंस जो इतना ज़्यादा होता है एंड दैट्स वाई अगर हमें कोई रॉकेट भेजनी होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो क्या हो जाता है, हमें बहुत पावरफुल रॉकेट भेजना पड़ता है, ठीक है। एंड इसके जो है जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। वो हम आगे चल करके पढ़ेंगे जो है, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ नोन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ईएम वेव्स के बारे में अपने पढ़ रखा होगा, फिर अगर नहीं पढ़ा तो आगे भी चैप्टर्स आएंगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी ईएम वेव्स होते हैं, ठीक है, तो जो है बहुत सारे टाइप्स के ईएम वेव्स होते हैं, जैसे कि रेडियो वेव हो गए, ठीक है, माइक्रोवेव हो गए, यूवी रे हो गए, एक्सरे हो गए, बहुत टाइप्स के रेडियो वेव्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितने भी मैंने आपको अभी नाम बताए इन सब के जो है फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। खैर वो चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कभी दूसरे चैप्टर में, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ओके। अगर इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से जो भी वेव आपको दी जाएगी उसकी अगर वैल्यू कम है, ठीक है, मतलब कोई भी मान लो कि आप जो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दे रखा है रेडियो वेव है, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 to 10 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ना ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम है, जिसके चलते क्या होता है ये रिफ्लेक्ट हो जाता है आयनोस्फीयर से, ठीक। आपको पता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे जो है लेयर्स है ना, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गए, स्ट्रेटोस्फेयर हो गए, आयनोस्फेयर हो गए, ऐसे बहुत सारे लेयर्स है, ठीक है। एंड उसमें से ही एक है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करते हैं ईएम वेव्स को, जिसमें से रेडियो वेव इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों रिफ्लेक्ट हो जाता है रेडियो वेव्स, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम होती है, ठीक है। अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी तो वो इजीली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक। तो यही यहाँ पर बोल रहा है एंड जिसके चलते जो है हम रेडियो वेव को यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स का यूज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो ये जो रेडियो वेव्स होते हैं ना, दे ब्रॉडकास्ट फ्रॉम एंटेना कैन बी रिसीव्ड इन एनी फार पॉइंट्स, ठीक है, वेयर द डायरेक्ट वेव फेल टू रीच अकाउंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। इसका क्या मतलब है, देखो हमारी जो अर्थ है ना वो कुछ ऐसी है, राइट। ये कर्व है, ये सीधी तो नहीं है, कर्व अर्थ है। तो इसके चलते क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि कोई भी एक एंटेना है, तो यहाँ से अपने कोई भी सिग्नल भेजा, ये जो है इधर कोई एंटेना है यहाँ तक इजीली नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि इस अर्थ की कर्वेचर की वजह से, ठीक। पर यहाँ पे मान लो कि आयनोस्फीयर है एंड हम जो है अगर हम सिग्नल्स को ऐसे भेजें, ये आयनोस्फीयर में हिट करे, ठीक है, रेडियो वेव जो है आयनोस्फीयर में जाके हिट करे एंड फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो कम है, तो रिफ्लेक्ट होके दूसरे एंटेना तक ईजिली पहुंच सकती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थ की जो कर्वेचर है इसकी वजह से डायरेक्टली
वेव यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, इसलिए हम आयनोस्फीयर की यूज़ करते हैं एंड रेडियो वेव को यूज़ करते हैं चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे दे रखा है, आपको इतना ही समझना है, ठीक है। एंड ये जो वेब्स है इसको हम अब किस में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन पे, ठीक है। जैसे कि टेलीविज़न पे हम इस चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही सारी जो है यूजेस है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि फिक्स लगती है, ठीक है, क्योंकि वो अपरेंटली स्टेशनरी होती है। इनसे जो है सिग्नल्स को रिसीव करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। कोई भी वाइड एरिया तक हम जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स आप देख रहे हो यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए एंड कभी पूछे भी नहीं जाएंगे आई थिंक, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट जिसको भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ग्रेविटी में, सैटेलाइट्स पे, आप ये जो बॉक्सेस दी रखी है एनसीईआरटी में इनको भी पढ़ो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंडियाज लिप इनटू स्पेस, ये चीज़ें भी आप पढ़ो। बहुत लोग होते हैं जिनको नासा वगैरह में भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। पर यहाँ पे हम बोर्ड्स जेई या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को पढ़ो। एंड आई वुड बी सजेस्टिंग यू अ मूवी, अगर आपको पसंद आए तो आप मूवी देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो, दैट इज़ मिशन मंगल, ठीक है। बहुत मोटिवेटिंग मूवी भी है एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो बातें बहुत होगी, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ वेटलेसनेस। अब वेट क्या होता है? वेट इज़ बेसिकली अ फोर्स, है ना। वेट क्या होता है? m/g, W=m/, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो वेट क्या है? एक फोर्स है। जैसे कि फोर्स में क्या होता है? फोर्स में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे भी मास इनटू एक्सेलरेशन ही। एंड यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है जी, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट जो है एक फोर्स है जिससे जो है अर्थ अट्रैक्ट करता है हमें, ठीक। एंड दैट इज़ वाई वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर वेट, ठीक है। देखो, दैट इज़ वाई वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर वेट। क्यों? क्योंकि जो सरफेस होता है जिस पे हम खड़े होते हैं, दैट गिव्स अनदर फोर्स ऑपोजिट टू आवर वेट, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आप जो है खड़े हो, ठीक है, कोई भी सरफेस, अर्थ की सरफेस पे आप खड़े हो, तो अगर आपकी चलते ये वेट हो रहा है mg, ठीक है, जो कि एक फोर्स है, तो अर्थ भी आपको एक, तो ये जो सरफेस है वो भी आपको एक ऑपोजिट फोर्स देता है, जिसके चलते आप जो खड़े हो पाते हो या फिर आप चल पाते हो, आप किसी भी चीज़ को पकड़ पाते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि न्यूटन की जो थर्ड लॉ है उससे भी आप जिस चीज़ को समझ सकते हो, है ना, एक ऑपोजिट फोर्स जो है ये एग्जर्ट करता है हमें, राइट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? अब यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है एक स्प्रिंग बैलेंस के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा रखा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मान लो कोई भी एक स्प्रिंग है, जिससे कोई भी एक मास अटैच है, ठीक है। तो क्या होता है? ये मास नीचे की ओर एक फोर्स देता है, ठीक है। इसका जो भी मास होता है mg फोर्स देता है ना। एंड ये जो स्प्रिंग होता है ये भी एक ऑपोजिट फोर्स देता है इस जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके चलते इसका कोई वेट हमें पता चलता है कि इसका कितना वेट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई भी मीटर लगा हुआ है जो इसका वेट बता रहा है, ठीक है। इसका वेट मान लो आप 5 ग्राम, कोई कुछ भी आप इसका वेट, ठीक है, जो हमें पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्यों? ये जो है एक ऊपर से एक ऑपोजिट फोर्स देता है। अब एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ देर के लिए आप जो है, ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली कि द स्प्रिंग गिव्स एन अनदर ऑपोजिट वर्टिकली अपवर्ड्स फोर्स टू इट, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है कि इमेजिन कर लो ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, दैट इज़ नो लॉन्गर हेल्ड, ओके, दैट इज़ नो लॉन्गर हेल्ड टू द टॉप ऑफ द सीलिंग, ठीक है। मतलब कि ये जो है अभी तक इससे जो हैंग था, है ना, सीलिंग से, तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये हैंग नहीं है। यहाँ पर ये मान लो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट छूट जाता है, तो क्या होता है? अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो इस ऑब्जेक्ट को खींच लेता है अपनी ओर, एंड जो स्प्रिंग होता है उससे तो अटैच है नहीं, या फिर सीलिंग से तो अटैच है नहीं, तो सीलिंग इसको जो है ऑपोजिट फोर्स एग्जैक्ट नहीं कर पाता, तो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे गिरने लगती है ना। यहाँ पे देखो आप, डज नॉट एक्सर्ट एनी अपवर्ड फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग को फोर्स नहीं दे रहा, जिसके चलते द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन g ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब इमेजिन कर लो वो जो ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ना होकर के वो एक ह्यूमन था, ठीक है। मान लो कि आप हो, तो आप क्या होगे? यू विल नॉट फील योर वेट, सिंस आपके ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स तो है नहीं, ठीक है। आप किसी से भी ऊपर जो है कनेक्टेड नहीं हो, तो आप जो है नीचे गिरने लगोगे। एंड विद किस एक्सेलरेशन से आप नीचे गिरोगे? आपकी एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ इक्वल टू g, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट होता था उसका जो
रिकॉर्डिंग जो वेट होता था वो कितना होता था स्प्रिंग में, वो 0 होता था क्योंकि ऑपोजिट फोर्स काम नहीं कर रहा था। ठीक है, यही कंसेप्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। ठीक है, दस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्री फॉल, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। तो ये चीज़ें थी आखिर में हमारी जो टॉपिक थे एनसीईआरटी में, दैट वाज वेटलेसनेस, जिस टॉपिक को हमने कवर कर लिया। इसके बाद जो है पूरी चैप्टर की समरी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे जो है कोई भी नई चीज़ नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज है उसके बाद। ठीक, तो इसको जो है आप एक बार रिवीजन के लिए आप देख सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि ग्रेविटेशन एक बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको पढ़ने के बाद आप क्या करो, एक आप पेज लो, ठीक है, उस पेज में आप सारे के सारे फॉर्मूलाज को लिखो। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े या फिर जितने भी ग्राफ्स हमने पढ़े, ठीक, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक पेज में लिख लो। एंड जितनी बार हो सके आप उन चीज़ों को जो है रिविज़न करो। एंड आई थिंक एनसीईआरटी में सारी चीज़ें नहीं दे रखी है, ठीक है, जैसे कि कुछ ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जी क्या जो भी वेरिएशन होते हैं अर्थ के डिस्टेंस के साथ, ठीक है, तो कुछ ग्राफ्स भी होते हैं यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी। अगर आपको वो चीज़ें भी चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे कि एनसीईआरटी में बाहर से क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, बट आई थिंक कि ज़्यादातर लोग बाहर की चीज़ें पढ़ लेते हैं, पर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसलिए मैं जो है इस चैनल पे एनसीईआरटी को पढ़ा रही हूँ। बिकॉज आई थिंक कि बाहर का सब हर कोई मतलब पढ़ लेता है या फिर कोई भी पढ़ा देता है, पर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, है ना, तो ये चीज़ आई थिंक आप सबको करना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। एंड या विद दैट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी फिनिश द चैप्टर। नेक्स्ट हम कोई और चैप्टर करेंगे। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।